मैं इसी को पैक बनाते हुए आगे लेकर जाते हुए जनरल अस्थाना आपसे ये सवाल लेता हूं, क्या गाजा ने अरब के इक्वेशंस बदल दिए हैं? 2023 में अक्टूबर में जो अटैक इजराइल ने किया हमास के बहाने वहां गाजा पर, या हमास की लीडरशिप को खत्म करने के लिए, या हमास को खत्म करने के लिए, क्या उसके बाद तब से अब तक जिन अरब देशों में इजराइल ने अटैक किया, मिडिल ईस्ट में किया, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, और चाहे अब कतर या ट्यूनीशिया हो, क्या आपको लगता है कि ये यहां पर इजराइल ने ही एक बड़ा मैसेज दे दिया है या एक बड़ा रीजन दे दिया इन अरब कंट्रीज को दोबारा इस बात पर चर्निंग करने को लेकर, दोबारा इस बात पर विचार करने को लेकर कि नहीं भाई, इससे अकेले नहीं निपट सकते, साथ आना ही पड़ेगा, अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट साइड करने ही पड़ेंगे? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है इजराइल की तरफ से। हाँ, क्योंकि इजराइल ने ना सिर्फ गाजा के ऊपर हमला करा, उसने एक एक करके जितने भी उसके प्रॉक्सीज, उसको ईरान के प्रॉक्सीज नजर आते थे, और सीरिया में भी हमला करे, उसके बाद भी जब से अल शराबी आ गया है उसके बाद भी सीरिया में हमला करा। तो इजराइल जो है वो ये चाह रहा है कि उसका एक ऐसा वर्चस्व हो, सारे उससे डरें। और जहां तक गाजा का सवाल है, इजराइल का एम बिल्कुल क्लियर है कि जॉर्डन रिवर से लेके समुद्र तक सिर्फ इजराइल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और बाकी जितने भी लोग हैं जो यहाँ रहेंगे वो सिर झुका के रहेंगे और वो नंबर 2 सिटीजन की तरह रहेंगे। उनके दिमाग में आइडिया बिल्कुल क्लियर है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में भी आप ध्यान कीजिए, अमेरिका बच नहीं सकता इससे। अमेरिका इज कॉम्प्लिसिट, अमेरिका इसमें मिला हुआ है हर चीज में। कारण क्या है कि अमेरिका की, सबसे पहले तो अगर आप इक्वेशन देखें, मिडिल ईस्ट में अगर कोई विश्वस्त बेस है तो वो इजराइल है। बाकी सबकी लॉयल्टी चेंज हो सकती है लेकिन इजराइल की लॉयल्टी चेंज नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर उसके खुद के सेनेट में एक AIPAC करके संस्था है, यानी कि जो अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है। तकरीबन 70% जो सेनेट में, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, सबके सब इससे ताल्लुक रखते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। यानी कि इजराइल का वर्चस्व अमेरिका की सेनेट के अंदर बहुत ज्यादा है और उसमें कोई भी प्रेसिडेंट कितना भी तड़फड़ाए लेकिन वो इजराइल की मदद करता ही रहेगा। नहीं तो फिर एक सवाल यहां पर है डॉक्टर चौधरी, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर करें। देखिए, आपको ज्यादा पता है कि अमेरिका का गल्फ में, मिडिल ईस्ट में कितना इंटरेस्ट है, कितने बेसेस है वहां पर, और ऑलरेडी इजराइल इस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट है उसका इन अरब देशों के साथ कि बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा संगठन बन जाए जिसकी वजह से इजराइल रुक जाए। तो हम इजराइल को एक साइड में रख देते हैं। क्या अमेरिका कभी ऐसा कोई नेटो जैसा अरब देशों का मुल्क संगठन बनने देगा? अगर ऐसा हो गया तब तो फिर अमेरिका के इंटरेस्ट पे क्या खतरा नहीं आएगा? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर है, जो पहले रोनाल्ड रीगन की पॉलिसी थी और उन्होंने उसको कॉपी किया है, इसके दरमियान जो है ट्रंप को एक साइकोफेंसी है जहां पे उनको पता नहीं कि अगला कदम उन्हें क्या लेना है। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत भी नासाज थी, वो नहीं थे पब्लिक व्यू में, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। कुछ दिनों पहले चार्ली कर्क का असैसिनेशन होता है जिसमें इजरायली प्लॉट का नाम आता है। बहुत अंदर से अमेरिकन पॉलिटिक्स और वहां के पॉलिटिशियंस भी डिवाइडेड हैं। जो आईपेक लॉबी का हमारे कॉलीग ने बात किया, आईपेक लॉबी जो है, जो जूइश लॉबी है, वो आपस में खुद फ्रैक्चर कर रही है क्योंकि उनका खुद का ज्यूज का ये मानना है, खासकर हरेदी ज्यूज का और जो रबीनिक ज्यूज हैं, उनका ये मानना है कि आईपेक नेतन्याहू के लिए काम कर रही है, इजराइल के लिए नहीं। इसमें अंतर है। दूसरी चीज है, अगर ये अरब देश चाहते, अगर ये चाहते हो सिंपल सा स्टेप लेते, स्पेन ने जैसे अपने एम्बेसडर्स को बुला लिया, उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो कर दिया, ये ऑयल एम्बार्गो कर देते जैसे सऊदी अरेबिया ने 1973 में किया था। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का, जो शेल ऑयल पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, उनकी फ्रैकिंग जो है उस लेवल पे नहीं जा रही है, भले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अमेरिका जो है ऑयल पे इतना डिपेंडेंट है। इजराइल ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है। गाजा को क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो वहां पे डेविड्स कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, मेडिटेरेनियन सी में नेचुरल गैस और ऑयल की उपलब्धि उनको मिलेगी। तो ये सारा जो पूरा एक सिस्टम ये पॉलिसी कर रहे हैं, अगर अरब देश चाहते तो सिंपल उनको था, वो ऑयल एम्बार्गो कर सकते थे। नेटो जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ना तो हमास को फर्क पड़ता है कि पैलेस्टीनियंस कितने मर रहे हैं, 6 लाख से ज्यादा मर चुके हैं, इजराइल ने ऑफिशियल फिगर 60,000 दिया है, 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, ये एक जेनोसाइड चल रहा है। लेकिन ना हमास को इसकी फिक्र है ना इजराइल को इसकी फिक्र है। लेकिन अरब सरकार, इजरायली सरकार
और अरब के लोगों और इजराइल के लोगों में अंतर है। ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आने वाले टाइम में ये सरकारें जो हैं ये अपने लोगों से बच नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत नेपोटिज्म है, बहुत करप्शन है और बहुत सारे लेवल पे कॉम्प्लिकेशन है। और यहाँ के लोग जो हॉस्टेज की फैमिलीज हैं उनके साथ बदतमीजी हुई है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। बट और आपने जो एक बोला कि अरब कंट्री अपराइजिंग चाहते जैसा- तो ऑयल एम्बार्गो कर देते, उसी पे उनका इजराइल घुटनों पे आ जाता। देखिए तुर्की कुछ ऐसा ही कह रहा है। मेरे पास जो जानकारी इस वक्त आ रही है, इजराइल के खिलाफ तुर्की ने जो मोर्चा खोला है वो दिखाते हैं हम। इजराइल पर आर्थिक दबाव डालने की अपील की है तुर्की ने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की वार्निंग, कतर पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी करें और आर्थिक दबाव डालें। इस बीच गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार तेज होता जा रहा है। बड़ी संख्या में टैंक और फौज ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है। हमास को जड़ से खत्म करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। गाजा पर अब तक के सबसे विनाशक हमले की तैयारी है। इजराइल के नए हमले में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। नए टैंक और फौज वहां पर भेजे जा रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। 700 से ज्यादा दिन तो हो गए प्रोफेसर सिंह, यहां पर खत्म तो नहीं हो पाया हमास। अभी भी आप हमास को ढूंढ रहे, दूसरे देशों में और कतर में भी आप हमास पे अटैक कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई अरब देश चाहते, जैसा कि यहां पर डॉक्टर चौधरी कह रही हैं, तो पहले ही ऑयल एम्बार्गो करते, वो भी नहीं हो रहा उनसे, तो कैसे ये माने कि वो नेटो पर एक पिच पर आ जाएंगे? देखिए, इजराइल के इतिहास में आप जाएं तो 1920 के दशक से ही उनकी हमेशा से असैसिनेशन सेंट्रल रणनीति रहती है और उनकी कोशिश यही है कि हमास का हर स्तर का नेतृत्व जो है उसको समाप्त किया जाए। इसीलिए उन्होंने यहां तक रिस्क किया कि यहां वो निगोशिएट कर रहे हैं कतर में जाकर, वहां भी हमास के नेताओं को उन्होंने मारने की कोशिश की, हालांकि वो बच निकले इसमें। तो जब तक उनको नहीं लगता, नेतन्याहू को नहीं लगता कि हमास का हर स्तर का नेतृत्व समाप्त हो चुका है, तब तक युद्ध चलेगा। लेकिन सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, इजराइल मोसाद हमास से नेगोशिएशन भी करता है। जब तक युद्ध चलेगा तभी तक नेतन्याहू का राजनीति चलेगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपकी बात ये भी कहते हैं कि बड़ी जब इंटरेस्टिंग तक बात कही, मोसाद हमास से नेगोशिएट भी करता है और फिर उनको मारता भी है। ये कौन सी पॉलिसी है? उनको मारने की रणनीति पहले है। उनको मारने की रणनीति पहले है, तो फिर वो नेगोशिएशन जो हॉस्टेजेस को छुड़ाने को लेकर हो रही थी, अभी भी कई सारे हॉस्टेज हैं हमास के पास। नेगोशिएशंस इज सेकेंडरी, वो प्रिटेक्स्ट है, बहाना है, ताकि उनको पता रहे कि हमास के नेता कहां हैं और उनको वो समाप्त कर पाए। ये उनकी सोच है। एर्दोगान की आपने जिक्र किया, वो नेटो के मेंबर हैं तुर्की, बिल्कुल हैं, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का 40,000 का सैन्य गठन यहां बन जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, उस पर जोर वो दे रहे हैं। तो टर्की ने एक इस तरह से नेटो की तरह का गठबंधन अरब देशों का बने, वही मैं कह रहा हूं कि अलग अलग सोच है। हालांकि पाकिस्तान भी उसमें जा रहा है, तो वो अकेला ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो क्या इजराइल के सामने पाकिस्तान का सीधा सामना होने की संभावना हो सकती है? कम से कम इस तरह की सोच बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये भी एक चिंता का विषय रहेगा। पर इस तरह का सैन्य गठन मुझे नहीं लगता है कि बनने की कोई उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत होगी, फिर उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे पहले हुआ।